लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडवाइजरी काउंसिल, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर गर्म है कि जो 4 एडवाइज़र पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के थे, इन चारों एडवाइज़रों को बदला जाएगा। आप जानते हैं उनमें एक्स डीजी सीआरपीएफ मिस्टर भटनागर हैं, आईजीपी, एक्स रिटायर्ड आईजीपी और एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं एक यूनियन टेरिटरी के फारूक खान, वो भी हैं। उसके अलावा एक्स डिवकॉम कश्मीर बसीर खान हैं। उसके अलावा के शर्मा है। ये 4 एडवाइज़र थे पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के। अभी तक गृह मंत्रालय से ना ही इनको रिलीव करने का कोई ऑर्डर है और ना ही इन्हें कंटिन्यू किया जाएगा उसका कोई ऑर्डर है। आपको ठीक तरीके से याद होगा, सत्यपाल मलिक जिस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, स्टेट थी, उसके जो एडवाइज़र थे, उन एडवाइज़रों जिस वक्त सत्यपाल मलिक चले गए, उनके साथ साथ में कुछ एक एडवाइज़र उनके चले गए। के स्कंदन उनके एडवाइज़र थे, वो वापस चले गए। कृष्णन विजय कुमार उनके एडवाइज़र थे, वो वापस चले गए। उनमें से फारूक खान और के शर्मा जो है उन्होंने कंटिन्यू किया गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ। अब मनोज सिन्हा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। जैसा मैं कहता रहा हूँ, बहुत बड़े कद के नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर शख्सियत है। उन्हें जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है। अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, चीमा गोइयाँ शुरू हो गई हैं और आप जानते हैं अफवाहें जम्मू कश्मीर में फ़ौरन जो हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं और अक्सर जम्मू कश्मीर में अफवाह ही खबर होती है और अक्सर खबर अफवाह निकल आती है। ये एक आम सा मकौला हो गया है, लोग इस बात को मानते हैं। तो आज जो मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडवाइजरी काउंसिल कैसी होनी चाहिए, आम लोगों की अगर राय मानी जाए, जो हम उनसे बातचीत करते हैं, जो आम लोगों से हम संवाद करते हैं, वो कहते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल में वो लोग होने चाहिए जो लोगों के साथ कम से कम सीधा संपर्क साध सके, यानी जिनका सीधा कांटेक्ट आम लोगों के साथ हो। अब जाहिर सी बात है, एक ब्यूरोक्रेट के लिए अपने आप को उस सांचे में ढालना, जिस सांचे में ढालकर वो आम लोगों के संपर्क में आ सके, ज़रा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह भी है कि एक ब्यूरोक्रेट बड़ी मेहनत के साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो एक सिविल सर्वेंट बनता है। आईएएसओ, आईपीएसओ, आईएफएसओ, किसी भी सर्विस में आए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जिस तरह का सियासी माहौल हमारे मुल्क में है, उस सियासी माहौल में अपने आप को अलग अलग डिस्पेंसेशन में फिट होने के लिए सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सरकारी ऑफिसर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ से मेरी मुराद ये है कि आपके कामकाज से अगर यूं लगना शुरू हो जाए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी हैं, तो पीडीपी का शासन जब आता था तो पीडीपी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जो करीबी ऑफिसर होते थे उनको टारगेट किया करते थे। इसी तरीके से कांग्रेस का शासन है तो अगर कुछ ब्यूरोक्रेट नजर आ रहे हैं बल्कि कांग्रेस के बड़े करीबी हैं, तो बीजेपी का शासन जब आए तो पहले उन्हीं की छुट्टी होती है। ठीक है जी। तो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चूंकि खुद एक पॉलिटिशियन हैं, अब उम्मीद और तवक्का क्या है? उम्मीद और तवक्का ये है कि वो जो चीमा गोइयाँ शुरू हुई थी आज से कम 3 महीना पहले, मार्च के महीने में, 4-5 महीने पहले मार्च के महीने में कुछ हलचल हुई थी, जिस हलचल में ये कहा गया था कि शायद एडवाइजरी काउंसिल में बदलाव होगा। यूं कहा जा रहा था कि एक नई एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि संविधान के अंदर कोई ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और जिस एक्ट के तहत, जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उसके अंदर भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि आप कोई इंटरिम गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर बना सकें। लेकिन अगर संशोधन कोई हो जाए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट कोई हो जाए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है। अब आज का मामला
कि ये जो नई एडवाइजरी काउंसिल की इस वक्त कि भाई नए एडवाइज़र कौन होंगे मनोज सिन्हा के, हमने जो थोड़ी बहुत पड़ताल की तो मालूम ये पड़ा कि शायद, ध्यान से सुनिएगा, शायद मनोज सिन्हा प्रेफर करेंगे कि राजनीतिक लोग उनकी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बने, शायद। और अगर राजनीतिक लोग उनकी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनते हैं तो कौन होंगे, यह बड़ा सवाल है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं, खबर ये गर्म है कि सुनील शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, सच शर्मा, कविंदर गुप्ता, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डोडा के पूर्व एमएलए शक्ति परिहार और उसके अलावा कठुआ के पूर्व एमएलए का नाम भी हवाओं में है। यूँ कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग हैं जिनको जो सामने आ रहे हैं, जिनके नाम जो हैं वो गर्दिश में हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है वो बात की बात है, लेकिन अगर वाकई कोई एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिस सिलसिले में सियासी लोगों को एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सेदार बनाया जाएगा तो कश्मीर से भी इस एडवाइजरी काउंसिल की हिस्सेदारी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब कश्मीर से कौन लोग इस एडवाइजरी काउंसिल में हिस्सेदारी लेंगे? सवाल ये कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें कि किसी नेता को इसमें हिस्सेदारी मिलेगी? क्या पीडीपी वाले को किसी को कंसिडर किया जाएगा? क्या सजाद लोन की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें से कोई आदमी आएगा? या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की रिकमेंडेशन पर कुछ लोगों को एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सेदार बनाया जाएगा? ये बड़ा एक मुश्किल और बड़ा परेशान करने वाला सवाल जो है वो नई दिल्ली के सामने है। इसलिए नई दिल्ली के सामने है कि अगर कश्मीर में कोई भी सियासी शुरुआत करनी है और उस सियासी शुरुआत में अगर अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहता है दिल्ली, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को नहीं चुना जाता या ऐसे लोगों को नहीं कंसिडर किया जाता जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, किसी सियासी जमात के साथ जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, बल्कि कोई लीगल ल्यूमिनरी है, मान लीजिए कानून का कोई बहुत बड़ा जानकार है और लोगों के साथ जिसका ज़बरदस्त कनेक्शन है, मान लीजिए कोई समाज सेवक है जिसको चुन लिया गया, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा अक्लमंद आदमी है जिसको चुन लिया गया, चलिए आप आइए, आप लोगों के साथ संपर्क साधने में सरकार की मदद करिए। ट्रैक 2 पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैक 2 से कुछ लोगों को चुन लिया जाए, क्या ये आप एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनिए? क्योंकि मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजने का ये मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर में राजनीति तेज होगी। अब कोशिश ये होगी कि 370 और 35A के खात्मे के बाद अब कोशिश ये होगी कि 370 खत्म हो गया, 35A खत्म हो गया, वो अब तारीख का हिस्सा बन गया। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की, अमन, खुशहाली, इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ एक सीधा सीधा राब्ता कायम किया जाए। इस पर फोकस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, नई दिल्ली का फोकस होना भी चाहिए। कौन लोग हैं जो अब इस संपर्क को साधने में, इस कनेक्शन को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं? जाहिर सी बात है वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों में से ही लोग होंगे। तो आम लोगों में से कौन लोग? आम लोगों में से वही लोग जो सियासी लोग हैं। सियासी लोगों की मजबूरी है कि उन्हें आम लोगों के संपर्क में रहना है, आम लोगों के कांटेक्ट में रहना है, आम लोगों के साथ उनका संवाद जो है वो रूटीन का है। आप ये भी जानते हैं कि एक सरकारी अफसर के घर अगर आपको जाना है और मान लीजिए वो एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा भी हैं, आप उनके घर जाना चाहते हैं, आप अपनी फरियाद उनको सुनाना चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल। पीछे जो एक्सपीरियंस रहा वो एक्सपीरियंस यही कहता है कि बाबू लोगों का एक अलग मिजाज जो है, लोगों के साथ मिलते वक्त एक बिल्कुल अलग मिजाज रहता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी मीटिंगें, जितने भी ये ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स रहे, जितनी भी मीटिंग्स इन्होंने की, वो अक्सर व बेशतर मीटिंग्स फारूक खान के अलावा, देखिए ये भी एक यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके साथ मैं शेयर करूँ कि फारूक खान एक वाहिद एडवाइज़र रहे हैं जिनके घर पर भी लोगों का तांता लगा रहता था, लोग जाते थे। उसकी वजह यह है कि सियासी तौर पर एक्टिव रहे, भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने उन्होंने काम किया। उसके बाद उसके बाद जितनी भी रैलीज़ हुई उन रैलीज़ में वो चले,
और उसके बाद संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर भी, पुलिस आईजीपी रिटायर होने के बाद कार्यकर्ता के तौर पर भी थोड़ी देर उन्होंने काम किया। तो वो एक्सपीरियंस है कि लोगों के साथ संपर्क साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, इनकी एडवाइजरी काउंसिल में संभवतः पॉसिबिलिटी है कि सियासी लोग एडवाइजर का कार्यभार संभालेंगे। अब इन सियासी लोगों को अगर एडवाइजर बनाया भी जाता है, फिर दूसरा एक बड़ा मसला कि इनको ताकतें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इनके पास जो एडवाइजर्स पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के थे, उन एडवाइजर्स के पास उन्होंने बार बार, कुछ जिनसे बातचीत भी होती थी, वो ये कहते थे कि जो ताकतें उनके पास होनी चाहिए वो ताकतें उनके पास नहीं थी। वो एडवाइजरी रोल में तो ज़रूर थे, लेकिन एडवाइजरी रोल में भी वो जो एडवाइस दिया करते थे, उस एडवाइस को बहुत हद तक इग्नोर किया जाता था या माना ही नहीं जाता था। और जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को वो एडवाइस सूट करती, वहां पर वो एडवाइस ले लेते थे। नतीजतन ये बातें आना शुरू हो गई पब्लिक में कि जो लोकल ऑफिसर हैं वो नाराज़ हैं जी, फलां जो लोकल ऑफिसर हैं वो नाराज़ हैं। ये बातें पब्लिक में आना शुरू हो गई कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है, जिसको शुरू किया गया था, उसकी जिस तरीके से उम्मीद और तवक्का थी कि वो कामयाब होगा, वो प्रोग्राम उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। पंचायत मेंबर परेशान हैं, वो कहते हैं जी हमें तो पंचायतों में कामकाज के लिए हमें तो पंचायत का मेंबर बना दिया गया। अब पंचायतों के जरिए जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने का काम था, वो इसलिए मजबूत नहीं हो पा रहा क्योंकि फंडिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अफसरों की इंटरफेरेंस है, ये हमने बार बार सरपंचों और पंचों से सुना। उसके बाद एक और परेशानी आ गई, पंचों और सरपंचों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम तो कश्मीर में कंप्लीटली इनसिक्योर हैं। आतंकियों ने उनको अपना निशाना बनाना शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये इल्जामात भी लगने शुरू हो गए कि जनाब देखिए सियासी बुनियादों पर जो है वो सिक्योरिटी, अलग अलग सियासी बुनियादों पर सिक्योरिटी दी जा रही है। ये तमाम इल्जामात लगने शुरू हो गए। पिछले 9 महीनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे लॉज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे कानून एप्लीकेबल हो गए। लेकिन चूंकि आम आदमी के साथ जो संपर्क साधा जाना चाहिए था, आम आदमी के साथ जो कनेक्शन बनाना चाहिए था एडवाइजर्स को, इस एडवाइजरी काउंसिल को, वो कनेक्शन नहीं बन पाया। आप जानते हैं जब सियासी लोग सिविल सचिवालय के अंदर होते हैं, जब हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती थी, उस ज़माने में आपको अच्छे से याद होगा कि लोगों का तांता जो है सिविल सचिवालय में लगा रहता था। किसी भी गेस्ट हाउस में अगर कोई सियासी आदमी चला जाए तो दुनिया भर के लोग जो सियासी आदमी के पास आज भी चले जाते हैं। सियासी आदमी अपने घर पहुंच जाए तो पूरी दुनिया जो है वो उसके घर पर पहुंच जाती है। आज भी हाल यही है। हालांकि इस वक्त ना तो हुकूमत है और ना ही कोई आसार हैं कि 1 साल तक जो है वो रियासत में इंतखाबात होंगे, चुनाव होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी भी बड़ी कम है। अगर ग्रिम पॉसिबिलिटी है चुनावों की, अगर डीलिमिटेशन के प्रोसेस को 1 साल लगना है, तब भी सियासी लोगों के घरों पर तांता लगा हुआ है। लोग जाते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और सियासी लोग भी, जब हम स्ट्रेट लाइन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की हो, अपनी पार्टी के नेताओं से बात की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से कैमरे के बिना बात की हो, या इसी तरीके से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से बात की हो, तो सब ने एक शिकायत ज़रूर की कि जी बाबू लोग किसी की नहीं सुनते, हमारी तो बिल्कुल बात नहीं सुनते। तो जब पार्टी इन पावर, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कहें कि जिस अफसर हमारी बात नहीं सुनते, तो साफ तौर पर नजर आता है कि आम लोगों के और सरकार के बीच में खला है, एक वाइड गैप है। उस गैप को कम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस गैप को कम किया जाएगा। नई एडवाइजरी काउंसिल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की होगी, वो इस तरह की एडवाइजरी काउंसिल होगी जिससे कोशिश की जाएगी कि लोगों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है जोड़ा जाए, लोगों के साथ संवाद शुरू हो, लोगों के साथ डिबेट शुरू हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोशिश की जा रही है। कश्मीर में हालात भी अब इस तरह के बन चुके हैं।
हालांकि आतंकवाद अभी भी कश्मीर घाटी में है, लेकिन क्योंकि सियासी लोग इस वक्त ना तो सरकार का हिस्सा हैं, ना ही एडवाइजरी काउंसिल में कोई सियासी आदमी था, उसके चलते आम आदमी क्या सरकार से, हुकूमत से खुश है या दुखी है? क्या आम आदमी 370 और 35 के खत्म होने के बाद हुकूमत से खुश है या दुखी है? तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक सियासी लोग सरकार का हिस्सा, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते। जो ही सियासी लोग हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, लोग सिविल सेक्रेटरीट आना शुरू करेंगे, लोग गेस्ट हाउसों में मुलाकात करना शुरू करेंगे, डिविजनल कमिश्नर के दफ्तरों में लोग मुलाकात करना शुरू करेंगे। अलग अलग जगहों पर जहां जहां ये सियासी लोग जाते हैं, वहां जब मुलाकातें होनी शुरू हो जाएंगी, लोग जब अपना दिल खोलकर बात करना शुरू करेंगे, तब जाके मालूम पड़ेगा कि वाकई लोगों ने, आम जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 और 35 को तारीख का हिस्सा मान लिया है और अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसी नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जब एडवाइजरी काउंसिल बने, वो एडवाइजरी काउंसिल आम जम्मू कश्मीर के लोगों को की रिप्रेजेंटेटिव हो। चूंकि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में है, चल रहा है, इस डीलिमिटेशन को मुकम्मल होना है। जब तक वो मुकम्मल नहीं होगी तब तक इंतखाबात की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंतखाबात को, इलेक्शंस को रूल आउट करते हुए अगर यही सिलसिला 1 साल तक चलना है, तो ज़रूरी है हुकूमत के लिए भी कि अगर वो एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कोई मन केंद्र सरकार ने बना लिया है, नई दिल्ली ने बना लिया है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास जो खबर है, हमारे पास जो इतलात है, मैंने पहले ही कहा कि ये अफवाहें भी हो सकती हैं और ये खुशफहमी भी हो सकती है कि फ़ौरन लोग खुश हो जाएं, देखिए जी एडवाइजरी काउंसिल बन रही, फला लोग बन रहे हैं, चलिए इनको मुबारकबाद दे दें। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है हर एक मूव जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का जो हर एक मूव है, वो बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा सोच समझ के और बड़ा टाइमली होता है। बड़े सारे लोगों ने कहा कि देखिए जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को इसलिए यहाँ से दिल्ली बुला लिया गया क्योंकि उन्होंने 4G के ऊपर बयान दे दिया। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को दिल्ली में वापस पहुँचे हुए 2 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए थे, उन्हें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। वो एक संवैधानिक पद पर इस वक्त बैठे हुए हैं और जिस समय वो शपथ ले रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री वहां पर खुद मौजूद थे। तो ये खुद दर्शाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली गए हैं, वहां पर उन्हें कैग ऑफ इंडिया बनाया गया। इस साफ तौर पे सब कुछ समझा देता है कि मुर्मू चूंकि एक बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी ऑनेस्टी पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोटरी के मेंबर हैं, उसके चलते उन्हें कैग ऑफ इंडिया बनाया गया है, एक संवैधानिक पद उनको दिया गया है, जहां उनसे एक्सपेक्टेशन और उम्मीद यह है कि वो डिलीवर करेंगे। दूसरी तरफ मनोज सिन्हा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक नेता हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर, ताकि वो यहां पर सियासी शुरुआत कर सकें, यहां पर आम लोगों के साथ संपर्क साध सकें। और सबसे कमाल की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह है कि कल यानी शपथ लेने के दूसरे ही दिन अपना पूरा अमला लेकर वो अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं जाकर ग्राउंड पर देखूंगा कि आम लोगों के हालात कैसे हैं। और अगर कश्मीर के डाउनटाउन में, कश्मीर के उन इलाकों में जिन इलाकों को माना जाता है कि ये सेपरेटिज्म के गढ़ हैं, अगर उन इलाकों में IPS ऑफिसर बसंत रथ उन्हीं बच्चों के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं जिन बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है, जो बच्चे हाथों में पत्थर उठाते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि अगर एक इस तरह का निज़ाम, एक इस तरह का सिस्टम कश्मीर में वहाँ के लोगों को दिया जाए, जिसमें चोरी के लिए कोई जगह ना हो, बेईमानी के लिए कोई जगह ना हो, ठगी के लिए कोई जगह ना हो, जिसमें इंसाफ का दौरा हो, तो यकीन मानिए ये नामुमकिन नहीं है कि कश्मीर में दोबारा से बाहर आए, कश्मीर में हालात अच्छे हो जाएं और आम लोग जो है, वो आम लोगों का विश्वास जो सिस्टम के अंदर है, वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए।
ये बहुत मुमकिन है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहला कदम उठाया कि पूरे अमले को लेकर, डिवकॉम को लेकर, हेल्थ सेक्रेटरी को लेकर वो एक हॉस्पिटल में पहुंचे, दौरा किया, खुद देखा कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है और असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हें वापस दिल्ली जाना था और प्रधानमंत्री से मिलना था और गृह मंत्री से भी हो सकता है टेलीफोनिक बातचीत करनी हो। बातचीत करने के बाद पूरा ये समझना कि अब मैं जम्मू कश्मीर तो पहुंच चुका हूं, क्या किस तरीके से मुझे आगे चलना है और क्या दिशा निर्देश मेरे लिए रहेगा, उसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात करना। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर पॉलिसी क्या है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि सबसे काबिल और ईमानदार ब्यूरोक्रेट BVR सुब्रमण्यम को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा। जिस वक्त सत्यपाल मलिक यहां पर थे उनकी भी इंटेग्रिटी के ऊपर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। उनके एडवाइजर कृष्ण विजय कुमार, के स्कंदन, केवल कृष्ण शर्मा और फारूक खान, 4 एडवाइजर उनके बनाए गए। इन चारों एडवाइजरों के ऊपर कभी किसी ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि ये करप्ट हैं या इनके खिलाफ कभी इनके पूरे कैरियर में कभी इनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा हो। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाकर भेजा गया। कोशिश यही कि ईमानदार से ईमानदार आदमी को जम्मू कश्मीर भेजा जाए ताकि वो ईमानदार कोशिश करे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाल करने की, जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों का दिल जीतने की, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को और मजबूत करने की और उसके बाद एक नई शुरुआत की जाए। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी कहा कि मैंने सेटअप को जब ठीक करने की कोशिश की, मुझे प्रधानमंत्री ने यही कहा ठीक ठाक कर दो, उसके बाद ठीक ठाक सिस्टम वहां के लोगों के हवाले करके वापस आ जाना। तो ये तमाम चीजें अगर मंशा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पायदार अमन आए, तो उसके लिए एडवाइजरी काउंसिल एक छोटी सी शुरुआत होगी। ये एडवाइजरी काउंसिल आम लोगों को राजभवन के करीब लाएगी, आम लोगों को हुकूमत के करीब लाएगी, आम लोगों का यकीन और भरोसा हुकूमत के अंदर बढ़ाने का काम करेगी। नौजवान परेशान होते हैं, कहाँ जाएं, एडवाइजरों से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। तो सियासी लोग अगर होंगे तो सियासी लोगों से मुलाकात आसान है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हो या पैंथर्स पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, आपने देखा होगा कि नौजवान इनसे बड़ी आसानी से मिलते भी हैं। गुस्सा हो, नाराज हो, अपनी नाराजगी का इजहार भी बरमला इनके सामने कर सकते हैं। जो थोड़ा मुश्किल है बाबुओं के सामने अपनी नाराजगी का इजहार करना, थोड़ा मुश्किल है अपने गुस्से का इजहार बाबुओं के सामने करना, बहुत मुश्किल है। आप अगर करेंगे भी तो उसका मतलब यह है कि फिर वो जो जिस मकसद के लिए, जिस मुद्दे के लिए आप उस दरवाजे पर पहुंचे हैं वो हल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। इसी के चलते तो खबर यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडवाइजरी काउंसिल कुछ ही दिनों में अनाउंस कर दी जाएगी। अगर इसमें सियासी लोग, जो खबर जो अफवाहें चारों तरफ हैं, अगर वो अफवाहें बिल्कुल सही हैं और वाकई इसमें सियासी लोग होंगे तो नई दिल्ली को इस चीज़ पर जोर देना होगा कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह की हो कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी अपने आप को इस एडवाइजरी काउंसिल में मिस ना करे, उसे ये ना लगे कि मुझे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है इस एडवाइजरी काउंसिल में। जब भी एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कोई बड़ी खबर हमारे पास आएगी और यूं लगेगा कि जो हमने आपके साथ शेयर किया है ये एक एनालिसिस है उन तमाम अफवाहों का जो पूरे बाजार में गर्म है, अगर इन तमाम चीज़ों में हमें कहीं पे भी नज़र आएगा कि वाकई कोई प्रोग्रेस होने जा रही है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी तक यही कि 6 या 7 मेंबर की, 4 या 6 या 7 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल होगी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। सियासी लोग इसमें होंगे और कौन से सियासी लोगों, कौन से नाम हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं वो भी मैंने आप तक पहुंचाए हैं। जब भी कोई पुख्ता डेवलपमेंट होती आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।